अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट 2 चैप्टर्स में चार्ज एट रेस्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन, राइट। दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी है। वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता था, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज इज ऑन फ्लो, चार्ज फ्लो कर रहा है। द वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू चैप्टर विल बी, एक तो चार्ज का हो गया, अनदर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और इसमें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। दैट इज व्हाट हैपेंस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट क्यों नहीं होता था? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होती थी, राइट। सो सबसे पहले करंट, करंट इज व्हाट? Current is simply rate of flow of charge. Rate of flow of charge. The amount of charge flowing through the conductor per unit time. That is called the current. So the unit is coulomb per second and this is SI unit is ampere. This is called instantaneous current. अगर हमको एवरेज करंट निकालना हो, एवरेज करंट, एवरेज करंट के लिए हम टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम ले लेते हैं, राइट। नाउ टू फ्लो द चार्ज, चार्ज अकेले ऐसे तो एग्जिस्ट करता नहीं है, चार्ज को कुछ चार्ज कैरियर कैरी करते हैं। द पार्टिकल्स विच कैरी द चार्ज आर कॉल्ड चार्ज कैरियर। सो इन डिफरेंट सिस्टम देयर आर डिफरेंट चार्ज कैरियर्स। व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट सिस्टम? मेटल्स, मेटल्स में चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन विच कैन मूव फ्रीली विद इन द मेटल आर कॉल्ड कंडक्टर्स। सो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दैट इज फ्लूइड, फ्लूइड में आयनाइजेशन होता है। जैसे NaCl का आयनाइजेशन हुआ, एक सोडियम आयन बना, एक क्लोरीन आयन बना, द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन। सो दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। द थर्ड वन इज गैसेस। गैसेस में करंट फ्लो कैसे होता है? गैसेस का कोई एग्जांपल अगर आपको देखना है तो द ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट, जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट होती है, उसमें गैसेस के आयनाइजेशन से करंट फ्लो होता है और उसी से लाइट प्रोड्यूस होती है। तो गैसेस का जब आयनाइजेशन होता है तो एक तो हमें पॉजिटिव आयंस मिलते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है, तो जो मॉलिक्यूल बचा दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन। सो वन इज द पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मूव करते हैं और इससे करंट फ्लो होता है। एंड वन कैटेगरी इज देयर सेमी कंडक्टर। इनको हम बहुत डिटेल में लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सो आई विल नॉट डिस्कस मच ऑन दिस। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल्स होते हैं। फॉर द टाइमिंग आई टेल यू, होल्स वो पोजिशंस होती हैं जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट चार्ज कैरियर इन द डिफरेंट सिस्टम्स। ये चार्ज कैरियर है डिफरेंट सिस्टम्स में। हम यहाँ पे मोर ओवर अपना जो सिस्टम स्टडी करेंगे वो मेटल्स के हिसाब से करेंगे, बट वी विल एक्सपैंड दैट टू एवरी कैटेगरी, राइट। सेमी कंडक्टर है तो लास्ट में हम बहुत डिटेल में पढ़ते ही हैं, ठीक है। बाकी हम रेजिस्टेंस वगैरह सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ करंट, ये तो हो गया करंट, द चार्ज कैरियर्स। And now how the current flow into the system, current build कैसे होता है? Current is what? Movement of charge carrier, right? तो उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ जो कि बहुत बड़ा अदरवाइज मेथ्स होता है। ये एक सेल है, ये एक बल्ब है,
एक सेल और एक बल्ब। यहां पर एक स्विच है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको 10th क्लास से है इलेक्ट्रिसिटी का, सो आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही ये बल्ब ग्लो हो जाता है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं इंस्टेंटली ये बल्ब ग्लो हो जाता है। सो हाउ द करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस इंस्टेंटली। इंस्टेंटली करंट कंडक्शन कैसे प्लेस होता है, राइट? करंट इज व्हाट द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर, राइट? करंट का सबसे बड़ा एग्जांपल कोई भी रिवर या कैनाल ले लो। द वाटर इज फ्लोइंग देयर, राइट नाउ आपके सामने जो वाटर मॉलिक्यूल है, थोड़ी देर बाद उसकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल है, फिर वो निकल जाएगा, थोड़ी देर बाद दूसरा मॉलिक्यूल है। द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सो आपके सामने एक मॉलिक्यूल होता है और वो मूव कर रहा होता है। सो करंट अगर मैं वाटर करंट की बात करूं तो करंट डज नॉट मीन, सपोज गंगा नदी के बारे में बात करें तो हिमालय से चलती है, तो हिमालय से जो पानी अभी निकलेगा वो पता नहीं कब पहुंचेगा आपके सामने। लेकिन करंट तो अभी भी है, राइट? सो करंट इज व्हाट द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। तो अब अगर मैं यहां पर एक और गाइडलाइन बनाऊं, सो इट इज समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट हैपेंस, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है हर जगह। हर जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, एवरीवेयर इन द कंडक्टर, इन द बल्ब, इन द स्विच, इन द सेल, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी। सो एवरीवेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो हर जगह इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। वो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, तो एट एवरी प्लेस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड अ करंट हैज बिल्ड अप। अ करंट हैज बिल्ड अप, ठीक है? करंट नेवर मीन्स कि आप स्विच ऑन किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये बल्ब के पास गया, इसने बल्ब को खटखटाया, बल्ब ग्लो हुआ। दिस इज नॉट लाइक द करंट। करंट मीन्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट देयर पोजिशन। इट्स नॉट कि एक इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकलेगा, वो बल्ब में जाएगा तो बल्ब ग्लो होगा, नहीं। एवरी इलेक्ट्रॉन व्हेन इट स्टार्ट मूविंग देन द करंट फ्लो स्टार्ट्स। सो दैट इज व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द करंट, राइट? अब मॉडल ऑफ करंट कंडक्शन इन मेटल। लेट्स स्टडी मॉडल ऑफ करंट कंडक्शन इन मेटल। Current conduction in metal. What we have in the metal, the immobile ion. Immobile ion, ऐसे ions जो move नहीं कर सकते. Why I am saying them ion? Because they have loose electron. They have lost electron. So electron उनसे निकल गए तो they become positively charged ion. So in the conductor, in the metallic conductor, we have immobile ions and free electron. दोनों चीजें हैं. So these ions are fixed and electrons are available there. Ions fixed है and यहाँ पर electrons हैं. रेंडमली कहीं भी ले लो इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, छोटे मोटे थोड़े मोटे नहीं होते, बहुत लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देन दीज इलेक्ट्रॉन आर इन कंटिन्यूअस मोशन even though you do not apply the potential difference, still they are in continuous motion, very much like the gas molecules. जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव कर रहे होते हैं with some velocity,
जो कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. लेट मी मार्क एज u1, u2, u3 and so on. So they are moving randomly. And what are these velocities? u1, u2, u3. These velocities are thermal velocities. Thermal velocity of electron, right? क्योंकि टेम्परेचर होगा ही होगा, right? Any temperature beyond 0 Kelvin is a temperature, right? तो टेम्परेचर होगा ही होगा. टेम्परेचर होने से एनर्जी होती है. ये एनर्जी सेम वही होती है जो गैस मॉलिक्यूल में होती है. हाउ मच इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3/2 kT, where K is called Boltzmann constant and T is called absolute temperature. तो जब तक एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो नहीं होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होगी, राइट? एंड द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू इन मोशन विद द वेलोसिटी कॉल्ड एज थर्मल वेलोसिटी. थर्मल वेलोसिटी से ये मोशन में होगा, राइट? बिकॉज द रैंडम मोशन इज देयर, बिकॉज मोशन इज रैंडम, सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी, average thermal velocity is 0. Average thermal velocity 0 होती है क्योंकि all electrons are moving randomly here and there. तो बहुत सारे वेक्टर्स जो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं उनका जब हम सम करते हैं तो दैट ऑलवेज कम्स एज 0. सो अकॉर्डिंगली एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होने की वजह से देयर इज नेवर ए करंट. वहाँ पे करंट नहीं होता. करंट मीन्स flow in a particular direction, but यहाँ इलेक्ट्रॉन एक particular direction में नहीं मूव कर रहे हैं, they are moving randomly. So average thermal velocity is 0 and that's why the motion of electron exists but current do not exist, right? motion of electron है लेकिन current नहीं है. okay? इतना समझ में आया? So now अब ये मोशन कैसे होता है? अब मोशन कैसे होगा, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कैसे होगा? सो व्हाट वी डू, वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके लिए हम इसको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ या एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट करते हैं जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है, दैट इज पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव. सो दिस कॉजेज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर. कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता. कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, यानी हर जगह पोटेंशियल सेम होता है. यहाँ पर हम फोर्सफुली एक सोर्स ऑफ एनर्जी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पर ये एल लेंथ का कंडक्टर था और इसके अक्रॉस हमने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया. देन बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज V/L. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी विच विल मूव फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, या ये हम कहें जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जा रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, right? Because we had already studied potential decreases in direction of electric field. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाएगा. सो अकॉर्डिंगली वी गेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. This direction we get electric field everywhere in the conductor, right? This electric field, अब हम एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेटली देखते हैं. एक इलेक्ट्रॉन को हम सेपरेटली अगर देखें तो ये इसकी रैंडम वेलोसिटी थी u, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, राइट? ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई की तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड
के अपोजिट इसके ऊपर फोर्स लगेगी. हाउ मच द फोर्स विल बी? द फोर्स विल बी minus E into E. Minus sign because it is opposite to electric field. E is charge on electron. This force will cause an acceleration to the electron. So how much will be the acceleration of electron? That is minus E by m. Because electric field is constant, uniform electric field है, तो acceleration भी constant होगा. If the acceleration is constant, so final velocity of electron will be what? We can calculate V is equal to U plus AT. This will give us the final velocity of electron. So accordingly, जो final velocity आएगी उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा. एंड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड अ करंट विल बिल्ड अप. राइट, अ करंट विल बिल्ड अप. ओके, हम आगे चलते हैं. अब कैलकुलेट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. राइट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से डिनोट करते हैं इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन with which average velocity of electron with which electron move in conductor. जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करता है, द एवरेज ऑफ दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Why we use the word drift in this? Because this velocity is extremely small. So we can say the electron is just drifting, not moving actually. So velocity of electron with which electron move in conductor, it is of the order of 10 to the power minus 4 meter per second. This is of the order of 10 to the power minus 4 meter per second. You can understand 0.1 millimeter in a second. 0.1 millimeter in a second, right? तो एक सेकेंड में 0.1 millimeter you can assume that it is almost negligible speed. So that's why it is called the drift velocity. Correct? Now calculation of drift velocity. Calculation of drift velocity. Because the drift velocity is average velocity, so we will take average of velocity of all electron. So drift velocity is V1 plus V2 plus V3 plus and so on Vn upon n. Then V is equal to, as I told you earlier, will be U plus AT. So U1 plus AT1 plus acceleration सब में सेम होगा, U2 plus AT2 plus UN plus ATN upon n. Right? This is what we get. Now Vd is equal to U1 plus U2 plus and so on UN upon n को सेपरेट कर लो plus A and then T1 plus T2 plus Tn upon n, इसको अलग.
then Vd is equal to, this is average thermal velocity which we know is 0. This is average thermal velocity which we know is 0. Right? तो इलेक्ट्रॉन velocities, different electron की velocity v, and then v is equal to u plus at, correct? And this average velocity u1 to un by n is average thermal velocity of electron, which is 0. Now acceleration. Acceleration is there, what we calculated as how much? This is कितना हुआ था? Minus E by m. So this acceleration minus E by m, ये वैल्यू हम उधर प्लेस कर देते हैं. So then we get minus E by m, and this is average time. T1, T2, Tn is what? Average time. इसको हम tau से represent करते हैं. So drift velocity is minus E tau by m. What is tau? I tell you अभी. ये हो गया drift velocity. The tau is called average relaxation time. Average relaxation time. Average relaxation time यानी the time during which it is gaining the energy, या the time during which it is being accelerated. जितने टाइम में वो एक्सेलरेट हो रहा है वो टाइम कह लो, that is average relaxation time, right? ठीक है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ पूरा और डिटेल में. उससे पहले एक बार आप थोड़ा सा नोट्स पढ़ो, नोट्स खोलो, मैंने भेजे आपको, वो पढ़ो, मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक पढ़ो, फिर मैं आपको और बताता हूँ थ्योरी में. अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा उसमें एक तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना कम क्यों होता है, देन हमने कुछ और चीज़ें पढ़ी थी 10th क्लास में, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों होता है रेजिस्टेंस कंडक्टर में, एंड जब करंट फ्लो होता है तो हीट डेवलप होती है, वो क्यों होती है. इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न दिस, राइट. उससे पहले एक चीज कैलकुलेट करते हैं, इट इज दिस वन, राइट. अगर मैं मान लूं कि मैंने 1 वोल्ट पोटेंशियल लगाया और ये 1 मीटर लेंथ है. 1 मीटर लेंथ बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर लेंथ इतना होता है, एंड 1 वोल्ट पोटेंशियल बहुत कम होता है. यू नो द जनरल सेल इज 1.5 वोल्ट. तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मिनिमम लेके चलूँ तो ये कितना हो गई? 1 हो गई. अब इस एक्सेलरेशन को मैं अगर कैलकुलेट करूं, हाउ मच इज दिस एक्सेलरेशन? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने 1 ले लिया, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लूँ तो ये 10 टू द पावर माइनस 30 हो गया, ऊपर गया तो ये 19 10 टू द पावर 11 हो जाएगा. यानी A will be approximately हो जाएगा 1.7 into 10 to the power 11. Can you imagine how high this acceleration is? कितना ज़्यादा है ये acceleration? ठीक है, ये acceleration कितना ज़्यादा है ये इस चीज़ से सोचो. What I said, acceleration 1.7 into 10 to the power 11 meter per second means in 1 second you gain the speed of around 10 to the power 11 meter per second. एक सेकेंड में इतनी स्पीड आ जाएगी, राइट, विच इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितनी स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की? अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड. तो वेयर इज दिस स्पीड गॉन्स? ये जो स्पीड थी ये गई कहाँ, राइट?
सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट कि ये स्पीड गई कहाँ, जब उसको इतना हाई एक्सेलरेशन मिल रहा है तो भी वो क्यों हाई स्पीड से मूव नहीं कर पा रहा है, राइट. सो लेट्स कम टू दिस पार्ट बैक, राइट. अब देखो ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में है. हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिल गई. बट इमेजिन योरसेल्फ इन अ वेरी लार्ज गैदरिंग. या सपोज मैं अपने सामने बात करूं तो मेरे सामने चारों तरफ चेयर्स फैली हुई हैं एंड आई स्टार्ट रनिंग, देन व्हाट विल हैपन, आई विल कोलाइड विद देम टाइम एंड अगेन. बार बार उनसे कोलिजन होगा. ओके, तो दिस इज व्हाट हैपन विद द इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन गेन द एनर्जी एंड कोलाइड इमीडिएटली, क्योंकि इट इज नॉट लाइक दैट कि वो ऐसे बीच में से निकलता हुआ चला जाएगा, राइट. ऐसे बीच में से निकलता हुआ चला जाएगा, ऐसा नहीं है. सो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है एंड इट गेट कोलाइड विद द मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जाता है, तो अपनी सारी एनर्जी वो मॉलिक्यूल्स को पास ऑन कर देता है. दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट. सो दैट इज हाउ द हीट इज डेवलप्ड इन द कंडक्टर. जो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया, वो टकराया, उसने अपनी एनर्जी पास ऑन कर दी, अब उसके पास कुछ एनर्जी नहीं है, ठीक है. वो फिर से एनर्जी गेन करेगा, फिर टकराएगा, फिर पास ऑन कर देगा, फिर एनर्जी गेन करेगा. तो देयर आर टू टाइम्स, वन इज फ्री टाइम एंड वन इज कोलिजन टाइम. दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. जो दो कोलिजन के बीच का टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है, और वो टाइम बहुत कम होता है, ठीक है. सो इट इज समथिंग लाइक दैट इलेक्ट्रॉन इज कीप ऑन कोलाइडिंग एवरी मोमेंट. वो कोलाइड करता ही रहता है. तो स्लैंग लैंग्वेज में बोलो, वो हर टाइम पिट रहा होता है, और जब वो पिट नहीं रहा होता है तो वो रिलैक्स कर रहा होता है, और उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. और वो रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है. दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू फर्मी. एक बार पूरा सुन लो फिर बोल मत पूछ लेना, राइट. एंड दैट रिलैक्सेशन टाइम इज ऑफ फ्यू फर्मी, यानी 10 to the power -15 सेकेंड के रेंज में आता है. तो वो टाइम बहुत कम होने की वजह से वो कभी भी उतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाता कि वो बहुत हाई स्पीड से रन करे. अगर मैं बात करूं तो हाउ मच इज द एनर्जी, दिस इज व्हाट, राइट. ये रिलैक्सेशन टाइम, इफ यू इमेजिन दिस रिलैक्सेशन टाइम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15, और ये पूरा का पूरा आया था 10 to the power 11. तो हाउ मच इज द स्पीड लेफ्ट, 10 to the power -4. सो बिकॉज ये जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम, ये बहुत कम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन नहीं कर पाता एंड बहुत ज़्यादा स्पीड गेन नहीं कर पाता. द ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, द इमोबाइल आयंस. जो कंडक्टर के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए. So electron collide with them and collide again and again. So that is what is called as resistance. So that is how there is always some resistance. There is always some resistance. There are certain phenomena where we have the resistance 0. We will study them later on. But in normal case there is nothing which is without resistance. बिना रेजिस्टेंस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए ये सब चीज़ें साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करती हैं. द रेजिस्टेंस एंड द हीट. जब भी चार्ज मूव करेगा, रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं कैपेसिटर पढ़ा रहा था आपको तो भी मैंने बताया था कि जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करता है तो एनर्जी लॉस होता है. तो जब भी चार्ज मूव करेगा देयर विल बी सम एनर्जी लॉस. दैट एनर्जी लॉस इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस एंड दैट एनर्जी लॉस मोस्ट ऑफ द टाइम गोज इनटू द हीट. वो एनर्जी लॉस हीट में जाता है, राइट. नाउ अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, राइट. सो दिस इज व्हाट वी गेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज, वी गेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी -e tau by m, राइट. इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखूं तो ये हो जाएगा e tau by m. एंड अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखूं तो दिस विल बिकम ev tau by ml.
So that is in terms of potential difference and this is in terms of electric field. ये electric field के terms में है. One concept is there called as mobility. Mobility of charge carrier. What is the mobility of charge carrier? The mobility is defined as drift velocity acquired per unit electric field, right? Per unit electric field. Obviously, हम electric field बढ़ाएंगे, force बढ़ेगा, acceleration बढ़ेगा, तो speed बढ़ेगी. तो speed किस rate से बढ़ती है, यानी किस ratio में बढ़ती है, किस proportion से बढ़ती है. So this mobility of the charge carrier is a constant term. The mobility of charge carrier is constant term. अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से, तो this is E tau by m. This is mobility. तो mobility is a parameter of a substance. जो भी substance है, उसका parameter है. यानी mobility of electron will depend on relaxation time. क्योंकि charge on electron is constant, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता. सो मोबिलिटी डिपेंड ऑन रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा उतनी मोबिलिटी ज्यादा होगी, राइट? लाइक इफ यू आर मूविंग इन अ मडी लेन, मड में मूव कर रहे हो, सो व्हाट वी से योर मोबिलिटी डिक्रीजेस. इफ यू आर मूविंग ऑन अ ड्राई रोड, योर मोबिलिटी इज हाई. तो यहाँ पर मोबिलिटी इस पे डिपेंड करता है कि रिलैक्सेशन टाइम कितना है, यानी कितना टाइम इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है एनर्जी गेन करने के लिए. और वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस में. सब्सटेंस में अगर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है और व्हाट वी से द मॉलिक्यूलर डेंसिटी अगर कम है तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा. मॉलिक्यूलर डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. सो इसलिए डिफरेंट सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी डिफरेंट होती है. एंड प्योरली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस एज वेल एज एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है, राइट? तो अकॉर्डिंगली मोबिलिटीज चेंज हो जाती हैं. तो वो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट हम अभी बाद में पढ़ेंगे, बट इट इज प्योरली अ फिनोमेना ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है. कॉपर में मोबिलिटी अलग होती है, आयरन में मोबिलिटी अलग होती है, ठीक है, ब्रास में मोबिलिटी अलग होगी, एल्यूमिनियम में मोबिलिटी अलग होगी. सो दिस इज व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी गेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनीथिंग टू आस्क इन दिस? द करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Let's find out the relation between current and drift velocity. Relation between current and drift velocity. The current is charge per unit time. Charge per unit time. If number density of charge carrier is n meter cube, n per meter cube, right? यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में n है, तो then q is equal to charge on one electron into number density of electron into volume of conductor. This is what? Volume of conductor. Area into length, right? So we get I is equal to N E A L upon T. The length per unit time, the length per unit time become what? Average velocity. The length per unit time is average velocity, and average velocity is called drift velocity. So NEAVD. This is the drift velocity of electron in the metal.
I is equal to NEAVD, राइट? ये आप नोट कर लो, फिर एक दो चीजें और बताता हूं मैं. चलो, हमने दो रिलेशन फाइंड आउट किए हैं. I is equal to NEAVD. So that is what VD is equal to I upon NEA. That is one relation. The other relation we get VD is equal to EV tau by ML. These are the two different relations. And इनमें जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैं वो बता रहा हूँ. If I see this, VD inversely proportional to area, independent of length. Length पे independent है. In this case, drift velocity is inversely proportional to length, but independent of area. So many a time a student is stuck up. कब किसको लेना है? Many a times a student is stuck up कि कब किसको लेना है. अगर मुझे एक कोई क्वेश्चन दिया है तो should I use this formula or should I use this formula? मैं इसको यूज करूं या इसको यूज करूं? ओके, ये मैं आपको दो क्वेश्चन से समझाता हूं कि कब आपको कौन सा यूज करना चाहिए. दो डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है. द वन क्वेश्चन इज दिस. ये एक कंडक्टर है जिसका एरिया इंक्रीज होता जा रहा है. यहां पर मैं दो पोजीशन लेता हूं, वन इज दिस एंड वन इज दिस, ए एंड बी, राइट? वन क्वेश्चन इज दिस, अनदर क्वेश्चन इज दिस. ये दो कंडक्टर है, सेम लेंथ के हैं, लेकिन एक पतला है और एक मोटा है. दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड इसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया. सो इन बोथ द केसेस I need to find out relation between VA and VB. Means velocity at A is greater or velocity at B is greater. यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा है. ओके, ठीक है. मैं एक थोड़ा सा नाम चेंज कर रहा हूँ ये, सो दैट एक ही सिस्टम में आ जाए. ये ए और ये बी. ए बड़ा एरिया, बी छोटा एरिया. ओके, राइट. तो अब आपको कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है, उसके लिए आपको ये देखना है आपको जो दो सिचुएशन दी हैं उसमें क्या कांस्टेंट रहता है. इन दिस रिलेशन वी हैव आई एंड इन दिस रिलेशन वी हैव वी. ये दोनों कांस्टेंट इनको छोड़ दो, यहाँ पे ये कांस्टेंट इसको छोड़ दो, ये कांस्टेंट इसको छोड़ दो, ठीक है? तो इन दिस केस अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, सो वी डी इज प्रोपोर्शनल टू आई बाई ए, और इस फॉर्मूले की बात करूं तो वी डी इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एल. बाकी सब तो कांस्टेंट है, उनका तो कोई रोल ही नहीं है. तो अब आपको ये देखना है कि इन विच केस व्हाट इज कांस्टेंट. लाइक इन दिस केस आई इज सेम. दोनों पॉइंट पे आई सेम है क्योंकि जितना करंट इधर से जाएगा उतना ही इधर से बाहर आएगा. सो दोनों पॉइंट पे आई सेम है. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस, वेलोसिटी एट ए विल बी लेस देन वेलोसिटी एट बी, ठीक है? दैट इज यू नीड टू फाइंड आउट आई कांस्टेंट है कि वी कांस्टेंट है. अब नीचे वाले केस में मैं बात करूं तो V कांस्टेंट है, दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. V सेम हो गया तो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. तो इन द सेकेंड केस, ये हमारा फर्स्ट केस था, ये हमारा सेकेंड केस है. इन द सेकेंड केस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल फॉर बोथ. दोनों के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल है. और ये मैं सिर्फ इस पार्ट के लिए नहीं बता रहा, इस चैप्टर के लिए नहीं बता रहा, मैं
ऐसा आपको फिजिक्स में बहुत जगह मिलेगा, बहुत जगह। तो वहां पे आपको ये देखना है कि बाकी के पैरामीटर्स देखना है। लाइक एक बहुत कॉमन मैं एग्जांपल बता देता हूं, पावर। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर एंड पावर इज आई स्क्वायर आर। Power inversely proportional to R and power is directly proportional to R by the two different relations. अब या तो वो इनवर्सली होगी या डायरेक्टली होगी, दोनों तो हो नहीं सकता ना। तो यू हैव टू सी दैट इन विच सिचुएशन। अगर करंट सेम रहता है सिस्टम में तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, अगर पोटेंशियल सेम रहता है सिस्टम में तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये फिजिक्स में आपको बहुत जगह ऐसे रिलेशंस मिलेंगे, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें मिलेंगी, तो वहां पे वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट नहीं है। राइट, होप सो आपको समझ में आ गया होगा।